दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं पीपल बिल। कानपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है महेश त्रिवेदी। महेश त्रिवेदी का आज एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो से पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल जैसा आ गया। महेश त्रिवेदी ने ये इस वीडियो में ये कहते हुए सुने जा रहे कि मैं जो अपनी क्षेत्र विकास निधि है उस क्षेत्र विकास निधि को देने के लिए 10% कमीशन लेता हूँ। अब लोग कह रहे कोई भारतीय जनता पार्टी का एक वर्ग पाखंड करने लगा कि जैसे उन्हें ये कोई नई बात पता चल गई हो, और कह रहे कि वो महेश त्रिवेदी ने ये कह के जो खुलासा किया है इसके बाद में महेश त्रिवेदी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पार्टी से निकाला जाना चाहिए, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। लेकिन ये एक सिर्फ पाखंड है। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या, वैसे तो सारी पार्टियों के सांसद और विधायक, लगभग सारे सांसद और विधायक क्षेत्र विकास निधि में एक कमीशन लेने का काम करते हैं। और ये सिलसिला अभी से नहीं, पिछली सरकारों से ये सिलसिला शुरू है। और ये तो विकास निधि स्थापित जब की गई थी तो विकास निधि तो कायदे से इसकी तभी ये इसके जो है इस बात पे औचित्य पर, इस पर जो है सवाल खड़े हुए थे। और ये कहा गया था कि ये उनको जो विधायी संस्थाओं के जो मेम्बरान होते हैं, विधायी संस्थाओं के मेम्बरान को कोई उनको एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होनी चाहिए। एक तरह से उनको विकास कार्य कराने का जो पावर दिया गया है तो वो तो एक तरह से उनको एग्जीक्यूटिव पावर दे दिया गया। तो ये तो संविधान में जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण का जो सिद्धांत तो लिखित है, तो ये संविधान के जो शक्तियों के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत के विपरीत है। आपने तो एक अतिरिक्त शक्ति दे दी विधायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को, जो उनको नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन ये जो है ये तब दी गई थी, पहले सबसे पहले सांसदों को ये दिया गया कि सांसदों के लिए एक निधि की व्यवस्था, ये किया गया, एक बजट की व्यवस्था की गई कि वो अपने क्षेत्र में उस बजट में से वो कार्य करा सकते, उस बजट की सीमा में वो जो चाहे वो कार्य करा सकते। ये शुरुआत सांसदों से हुई। शुरुआत क्यों हुई? शुरुआत हुई नरसिंह राव की सरकार से, क्योंकि नरसिंह राव की सरकार एक अल्पमत सरकार थी। और नरसिंह राव की सरकार जो वो बन भी इसलिए गई थी, नरसिंह राव तो बेचारे राजनीति से संन्यास लेके और चले गए थे अपने वहाँ पे आंध्र प्रदेश में। उन्हें सपने में भी ख्याल नहीं था कि अब इस उम्र पे मुझे प्रधानमंत्री बनने का न्योता आएगा। लेकिन लिट्टे के आतंकवादी ने राजीव गांधी को शहीद कर दिया और वो और जो है बैठे ठिलाए में सब बाकी जो अच्छे नेता थे, वह बाकी जो घाघ नेता थे, तो सब में आपस में बड़ी प्रतिस्पर्धा थी। तो कोई सर्वमान्य एक नेता नहीं चुना जाना संभव नहीं हो पा रहा था, किसी एक नाम पे सहमति नहीं हो पा रही थी। तो लोगों ने कहा कि ये आदमी, बूढ़ा आदमी जो राजनीति से रिटायर हो चुका है, जिसके जो है बूते में कुछ किए धरे का रह नहीं गया है, इसको चुन लिया जाए फिलहाल तो ताकि हमें जो है सत्ता की मलाई चाटने का जितना भी अवसर मिले उतने मिले। बाद में जिनके जो अरमान थे वो घाघ नेता सोच रहे थे कि बाद में बीच में ये सरकार इनकी चल नहीं पाएगी, तो बाद में हम जो है हम अपना घात लगा के मौका देखेंगे तो हम अपना सत्ता हमारे पास में आ जाएगी। तो ये सोच के एक तरह से ये था कि तात्कालिक प्रबंधन के तौर पर, तात्कालिक संकट प्रबंधन के तौर पर नरसिंह राव के सिर पर वो ताज सर गया था। अच्छा, उसके पहले एक स्थिति और थी कि जो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी थी, और उसके बाद में जो बाबरी मस्जिद का जो ध्वंस हो गया था, तो पूरे देश में राष्ट्रीय मोर्चा वाम मोर्चा की जबरदस्त हवा बन गई थी। और वो राष्ट्रीय मोर्चा वाम मोर्चा की फिर स्थितियाँ ऐसी थी कि वो उसकी सरकार रिपीट होने वाली थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह दोबारा प्रधानमंत्री होने वाले थे। तो एक फेज तो वो था जो राजीव गांधी को शहीद किए जाने के पहले जो चुनाव हुए, तो उन चुनाव में साफ दिखाई देता कि उन चुनाव में जनता दल को बहुत ज़्यादा, या पूरे राष्ट्रीय मोर्चा वाम मोर्चा को बहुत ज़्यादा सीटें मिली। और इसके बावजूद मिली कि
जो धर्मनिरपेक्षता की बहुत बड़े अलंबरदार कहे जाते हैं मुलायम सिंह, तो मुलायम सिंह ने पूरा प्रयास यह किया, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने इस ऐसे समीकरण से अपने उम्मीदवार तय किए कि जिससे भले ही भारतीय जनता पार्टी जीत जाए लेकिन जनता दल का कोई उम्मीदवार ना जीते। तो इन कठिन परिस्थितियों में, जबकि उसके अपने ही लोग आस्तीन के सांप भी जनता दल को डसने का काम कर रहे थे, चंद्रशेखर भी वो जो है इसीलिए उन्होंने बहुत शर्मनाक परिस्थितियों में प्रधानमंत्री बनने की अपनी हविस पूरी की थी। तो वो चंद्रशेखर का भी वो भी वही उसी भूमिका को अदा कर रहे थे, एक तरह से जनता दल को समाप्त करने का। लेकिन इसके बावजूद भी जनता दल को, यानी मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने को और जो उसके विरुद्ध जो आक्रोश था जो धर्मनिरपेक्ष जनता में बाबरी मस्जिद का, तो हवा उसी के पक्ष में थी। लेकिन राजीव गांधी को जब शहीद कर दिए गए तो फिर स्थिति अचानक पलट गई। जैसे तमिलनाडु की पूरी सीटें जो रामो बामो गठबंधन था उसके घटक दल द्रमुक को मिलनी थी, लेकिन वहाँ पे एक भी सीट नहीं मिली, वहाँ पर सारी की सारी कांग्रेस को सीटें मिल गई। इसके बावजूद भी जब दूसरे जो राजीव गांधी की शहादत के बाद के जो चरण के जो चुनाव हुए उसमें सहानुभूति का जबरदस्त लाभ मिला कांग्रेस को, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस उस स्थिति में नहीं पहुंच पाई थी कि जहां वो स्पष्ट बहुमत से सरकार बना सकती। और बड़ा कोई नरसिंह राव के प्रति कोई बड़ा, जब वो हम बता चुके कि वो जो है एक तरह से राजनीति से संन्यास लेके चले गए थे, और इसके पहले जब वो सक्रिय राजनीति में थे भी तो वो टीम के एक सदस्य के रूप में लोग उनको देखते थे, उनको एक टीम लीडर के रूप में। तो उनको कभी भी उनके बारे में उनका बिंब नहीं बना था, एक टीम लीडर के रूप में लोगों की सोच नहीं बनी थी उनको देखने की। लेकिन फिर भी उनको ये था कि चलिए ठीक है, फिलहाल ये है कि ये जो मंडलवादी शक्तियाँ हैं इनसे हमें कैसे छुटकारा मिले, कैसे ये सामाजिक न्याय का जो एक तूफान खड़ा हो गया है, इस सामाजिक न्याय के इस बवंडर को कैसे यहीं शांत किया जा सके। तो उसके लिए कुछ भी मंजूर था। इस नाते वो जो परंपरागत रूप से भारतीय समाज का शासक वर्ग है उसकी सहानुभूति हो गई थी बिना किसी खास अपेक्षा के। उन्होंने कहा कि अगर देश का नुकसान होगा भी, एक चुके हुए नेता को हम प्रधानमंत्री बना रहे तो हो सकता है कि वो उससे देश को खामियाजा भी भुगतना पड़ा, पर वो खामियाजा भुगतना मंजूर था क्योंकि देश से ज़्यादा जो जातिगत वर्चस्व है वो तब भी महत्वपूर्ण था और आज भी एक बड़े वर्ग के लिए आज भी वो महत्वपूर्ण बना हुआ है। तो इस नाते तो अब नरसिंह राव के अनुभवी नेता थे, उन्होंने राजनीति में एक लंबी पारी खेली थी, उन्होंने कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को भरता था, कांग्रेस के कई उन्होंने कांग्रेस में कई तरह के युग देखे थे। तो इसलिए नरसिंह राव ने कहा कि ये हमारी सरकार, नरसिंह राव को भी ये पता था कि कितनी बड़ी चुनौती, कितनी बड़ी टेढ़ी खीर है ऐसी सरकार को, अब अल्पमत सरकार को पूरे कार्यकाल भर चलाना। तो नरसिंह राव ने जो तमाम सारी युक्तियाँ, तमाम सारे हथकंडे इस्तेमाल किए, उसी में एक हथकंडा ये था कि अगर हम ये सांसद निधि का जो उन्होंने प्रावधान किया था वो ये सोच के कहा था कि इससे सांसदों के खाने पीने का जब इंतजाम हो जाएगा तो किसी पार्टी का सांसद ये नहीं चाहेगा कि बीच में चुनाव की नौबत आए। इसलिए सारे सांसद इस लालच में, इस निधि के लालच में, जो निधि की जिसकी व्यवस्था कम करने जा रहे, इसके लालच में कोई भी सांसद लोकसभा को भंग नहीं होने देगा। इस तरह से हमारी 5 साल सरकार चल जाएगी। और ये उनका जो ये सोच था, ये जो उनके इस बारे में उन्होंने जो वो एक अनुमान किए बैठे थे, वो अनुमान गलत साबित नहीं हुआ और अनुमान वो जो है वो उनका सही साबित हुआ। और बड़े बड़े खेल हुए और उन सबको भी इसीलिए मतलब पूरी नैतिक व्यवस्था वो उस दौर में, नरसिंह राव की जो दौर में तोड़ी गई, लेकिन सब कुछ मंजूर था। बस ये था कि ये जो हमने जिस सामाजिक व्यवस्था के तहत सदियों से, हजारों वर्षों से जिन लोगों को वंचित स्थिति में रखा है और उसको एक तरह से धार्मिक झामा पहना दिया है, तो वो स्थिति उस यथास्थिति में कोई तब्दीली
ना हो पाए, और इसलिए वो नरसिंह राव की 100 खून उस कारण से मांगते। नरसिंह राव ने उस जमाने में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड भी आया, अजीत सिंह का ग्रुप भी पैसे देके खरीदा गया, लेकिन सबको बर्दाश्त किया गया, सबको मान्यता देते गए, सबको स्वीकार करते गए, और सब लोग, वो जो शासक वर्ग था भारतीय समाज का, वो नरसिंह राव की हर स्याह सफ़ेद जो नीति थी उसका अनुमोदन करती रही, ताकि ये टंटा 5 साल में थके, और ये जो सामाजिक न्याय की शक्तियों वाला टंटा ये समाप्त हो जाए। तो यहाँ से इसकी शुरुआत ही थी। तो इसकी बुनियाद ही एक तरह से अनैतिकता और बेईमानी पे पड़ी हुई थी। फिर बाद में राज्यों में भी लागू हो गया। कल्याण सिंह जैसे मुख्यमंत्री थे, उनके ज़माने में यहाँ विधायक निधि शुरू हुई। तो कल्याण सिंह तो हालांकि दिल हृदय से खिलाफ थे, लेकिन कल्याण सिंह को भी बहुत एक तरह से एक ऐसी, दूसरी बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो एक ऐसी सरकार के मुख्यमंत्री थी जिसमें जितने दल बदल करके आए थे विधायक, सबको उनको मंत्री बनाना पड़ा था। तो एक बहुत ही गृहित परिस्थितियाँ थीं, और उन परिस्थितियों के तहत कल्याण सिंह को तमाम सारे समझौता करना पड़े। तो उसमें ये भी एक समझौता था। उसके बाद में जब ये हुआ कि इसमें बहुत कमीशन खोरी हो रही है, तो नीतीश कुमार जैसे कुछ आदर्शवादी मुख्यमंत्रियों ने प्रयास भी किया कि वो निधि को समाप्त करें, लेकिन विधायकों के निहित स्वार्थों के कारण ये संभव नहीं हो पाया। और फिर अपना जो है व्यवहारिक स्थिति को समझते हुए वो उन्होंने फिर उसको तिलांजलि दे दी, उस आदर्शवाद को उन्होंने कहा कि इस आदर्शवाद के चक्कर में तो हम अपनी सरकार की बलि चढ़वा बैठेंगे, और कोई परिवर्तन कुछ होगा नहीं है। पूरे कुएं में ही जब भांग पड़ गई तो क्या कहना है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये जो पाखंड लोग कर रहे हैं कि अरे ये विधायक ने क्या दिया। अगर महेश त्रिवेदी ने कहा कि मैं 10% कमीशन लेता हूँ, तो सही बात तो ये है कि जो आम जनता है, वो जो नौटंकी कर रहे विधायक के नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी बात अलहदा है। वो अगर उनकी जांच हो जाएगी तो ये साबित हो जाएगा कि वो महेश त्रिवेदी से बहुत ज़्यादा कमीशन लेते होंगे, क्योंकि आम जनता को ये पता है कि अगर केवल 10% कमीशन महेश त्रिवेदी लेते हैं, तो वो आम जनता तो अघोषित तौर पे ये कह रही है कि महेश त्रिवेदी को फिर तो कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए, महेश त्रिवेदी को ईमानदार घोषित कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि सांसद और विधायक की कमीशन की जो दर है वो 35 से 40% की दर है। और ये वो जो बहुत ही विवादित विधायक हैं, जो ज़्यादा नौटंकी वो दिखा रहे हैं, ये इस पाखंड को दिखा रहे कि अरे ये तो महेश त्रिवेदी ने कह दिया। वो वहाँ के नंद किशोर गुर्जर लोनी की उनके भी क्या है, कर्म क्या है, सब जानते हैं। और वो किस तरीके से पिछले दिनों एक तरह से उनका किस तरह का उन्होंने बागी रुख अपना रखा था, वो सब सारे लोग वो जानते हैं कि वो कितने विवादित और कितने बवाली विधायक हैं। तो लेकिन ये है कि अगर केवल 10% महेश त्रिवेदी लेते हैं, तो लोगों का मानना ये कि महेश त्रिवेदी तो फिर ईमानदार है, महेश त्रिवेदी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेट तो 35 से 40% का है। ये सबको पता है, कोई इससे अनजान नहीं, मुख्यमंत्री तक को पता है। जब 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला ही था, और जब योगी जी मुख्यमंत्री हो चुके थे, तभी वृंदावन में संघ की और भारतीय जनता पार्टी की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। उस समय पर संघ की ओर से कहा गया था कि हमारे तो विधायकों ने तो केवल 3 महीने में अपना खेल कर, 3 महीने भी सब्र नहीं कर पाए। वो 3 महीने में ही उन्होंने खेल शुरू कर दिया। 3 महीने में ही वो लूट खसोट में लगे, और उसमें विधायक निधि की कमीशन खोरी का मामला भी उठा था। तो उस समय पर प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा था, और जो है हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने भी कहा था कि हम विधायकों को टाइट करेंगे। इसके बाद फिर अगली बार जब बैठक हुई, तब जो सुर था, जो विधायकों की कमीशन खोरी और लूट खसोट का, ये फिर जो है फिर एक बार फिर बात उठी थी, लेकिन वो तब तक सुर उसका काफ़ी थोड़ा सा
काफ़ी हद तक मंद पड़ गया था, और उसके बाद तो फिर वो बात ही खत्म हो गई और एक अनिवार्य बुराई के रूप में इसको स्वीकार कर लिया गया। और ये हम ये मानते हैं कि योगी जी की तो शुरुआत में मंशा थी कि नहीं, कोई एक नैतिक नियंत्रण हम अपने विधायकों पर लगाएं, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी कहती रही पार्टी विद ए डिफरेंस, या मोहरों से अलग है, वो लोगों को दिखे उस रूप में। तो मोदी जी तो योगी जी तो चाहते थे कि एक जो है कोई एक आचार संहिता पार्टी के अंदर बननी चाहिए, और उन पर एक नैतिक अंकुश रखा जाना चाहिए हमारे विधायकों पर। लेकिन बहुत जल्दी स्पष्ट हो गया कि योगी जी के सामने ये कि वो बहुत ज़्यादा नहीं है पार्टी में वो बहुत ज़्यादा निर्णायक नहीं है। अधिकांश निर्णय ऊपर से होने, वो तो केवल उसको निर्णय को केवल उसको लागू कराने वाले की कठपुतली मात्र है। ये उनकी अपनी ये नीति उनको बहुत पहले समझ में आ गई थी। तो फिर और ऊपर का जो नेतृत्व हमारा, वो ऊपर का नेतृत्व ये टाइम की इन सबको बेवकूफ़ी यार समझता है कि नहीं, कमाइए मत आप और बड़ी सादगी के साथ रखिए रहिए, इन सबको वो एक बेवकूफ़ी समझता है। और वो ये समझता है कि अगर धन है, अगर आप धनबल में आगे बढ़ के रहेंगे, धनबल में अगर पार्टी बढ़त हासिल करेगी, पार्टी के नेता बढ़त हासिल करेंगे, तो उसका जो है साम्राज्य वो चिरस्थायी हो, तभी उसका साम्राज्य चिरस्थायी हो सकेगा। सिद्धांतों से, उसूलों से हमारी टिकाऊ सत्ता कायम होने वाली नहीं है। ये उनकी एक नीति समझ में आ गई। तो योगी जी ने भी उस तरफ से आंखें फेर ली कि हमारे विधायक और हमारे सांसद क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो करते रहे। और धीरे धीरे ये हो गया कि एक तरह से जनता पर एक मनोवैज्ञानिक दबदबा बनाने के हथियार के तौर पे भी इस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा कि हम कितना ज़्यादा हमारे जनप्रतिनिधि दिखावा कर सकते हो, कितना अपने वैभव प्रदर्शन कर सकते हो। भारतीय जनता पार्टी में इस ढंग की एक संस्कृति प्रचलित हो गई। जो विधायक, जो सांसद, जो मंत्री कल तक सड़कों पर चप्पलें चटकाटे घूम रहे थे, अगर उनके यहाँ पे उनके बेटे बेटियों की शादी हो रही है तो दसियों हजार लोगों को भोजन कराया जा रहा है, 7 स्टार होटल में उनकी शादी हो रही है, पूरी भव्यता के साथ में हो रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऊपर कोई नहीं पहुँचेगा, बल्कि कोई पूछेगा नहीं, ऊपर वाले उनसे पूछेंगे नहीं, बल्कि उनकी पीठ थपथपाएंगे कि चलिए ठीक है। क्योंकि उसका एक उन्होंने ये मान लिया था कि उसका एक मनोवैज्ञानिक जनता पर एक असर पड़ता है, और वो जनता जो है फिर जनता के मन में उसका क्रेज बढ़ जाता है। जो जनता वैसी नहीं रहेगी जो ये पूछने लगे कि भाई आप इतनी ज़्यादा लोगों को खाना खिलवा रहे हैं, इतनी ज़्यादा शादी में या अन्य शादी क्या त्रयोदशी तक में तो बहुत सारी जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े पदों पर बैठे लोग थे, वो तो अगर प्रियजन के किसी पुरखे की अगर मौत हो गई तो उसकी उन्होंने जो त्रयोदशी पे भी ये होड़ पैदा हो गई है कि त्रयोदशी में भी हजारों आदमियों का भोजन कराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इससे पार्टी का नेतृत्व तो नाराज़ नहीं होगा, बल्कि ये मानेगा कि नहीं ठीक है, मतलब आपके पास धन आ गया है तो फिर आपका अपर हैंड रहेगा, या ये पार्टियां कोई मुकाबला नहीं कर पाएंगी। तो जब ऊपर से ही मान्यता देने का काम आ गया है, उस लूट खसोट का पूरी प्रक्रिया इस ढंग से चल पड़ी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर टैक्स लगाइए। ये तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने काम नहीं किया, और जो विदेशी आक्रांता आए थे उन्होंने इतनी लूट की मानसिकता नहीं दिखाई जितनी इस समय दिखाई जा रही। लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाइए, और वो टैक्स से फिर वो पहले पैसे सरकारी खजाने में मंगाइए, और फिर वो सरकारी खजाने से वो जो है विकास के बहाने से पैसे को बाहर निकालिए, और कमीशन के रूप में उसको नेता और अधिकारी अपनी जेब में डाल दें। इस रूप में हो गया कि जनता जो कुछ कमाई कर रही है, वो कमाई आप उसका अधिकतम हिस्सा टैक्स के रूप में आप सरकारी खजाने में पहले जमा करा दें, और फिर वो आपकी कमाई का हिस्सा हमारे ऊपर हो जाए। तो लोगों की कमाई की लोगों की पसीने की कमाई की लूट की ऐसी स्थिति अभी तक कभी नहीं रही। और कमाल की बात यह है कि इस पर
लोगों को बगावत कर देनी चाहिए, आम जनता में बगावत हो जानी चाहिए, आम जनता में असंतोष इसको दिखाई देना चाहिए। लेकिन कोई अगर इस पर उंगली उठाता है तो एक ऐसा एक वातावरण बन गया कि लोग लुट रहे हैं, लेकिन लुटने वाले लोग ये कहने लगते कि अरे आप कैसे कह रहे हैं कमीशन खोरी की बात आप क्यों कर रहे हैं, इस सरकार में भ्रष्टाचार की बात क्यों कर रहे हैं। ये तो सरकार में तो ये तो कुफ्र है, सरकार में सरकार के लोगों की नीयत पर संदेह करना पाप है। ये तो आप जो है देशद्रोह का अपराध कर रहे हैं। जंग की मानसिकता लोगों की बन गई, तो लोगों को तो जो लोग हैं जो वो देख भी रहे हैं और जो इससे बेचैन हो रहे हैं, वो बेचैन होने वाले लोग भी डर की वजह से कुछ नहीं कह पा रहे और धीरे धीरे स्थितियों से वो समझौता स्थितियों से उन्होंने धीरे धीरे समझौता कर लिया। इसलिए ये जो है कोई इसके खिलाफ आवाज़ें नहीं उठ रही हैं और सरकार जो है भ्रष्टाचार को रोकने के नाम पे केवल एक सेलेक्टिव कार्रवाई कर रही है। सारी कार्रवाइयाँ केवल विरोधी दल के जो नेता होते उन तक सिमटी रहती। वो कभी अपने न तो पार्टी फोरम पे अपने लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, न तो उन पर खिलाफ पार्टी फोरम पे भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती है और न ही उसकी सरकारें अपनी जो सरकारी एजेंसियां उनके माध्यम से कोई कार्रवाई कराती। तो एक बहुत ही सोचनीय स्थिति बनती जा रही है। एक तो महेश त्रिवेदी के बहाने तो एक चर्चा हो गई और फिर मैं एक बात को दोहराई देता हूं कि अगर महेश त्रिवेदी ने ये स्वीकार किया कि वो 10% कमीशन लेके और दे देते तो मैं तो उनको ईमानदार की कैटेगरी में रखता हूं। फिर मुझे महेश त्रिवेदी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गौर तो उन पे किया जाना चाहिए जो 3540% कमीशन ले रहे हैं। और अब अगर ये आवाज़ उठी है तो दूर तक जाना चाहिए। लोगों को भी लोग अगर इस सरकार को बनाए रखना चाहते हैं तो कोई उसे नहीं बनाए रखें, लेकिन वो अपने जो उनको लोकतंत्र में जो उनको लोकतंत्र के नाते जो उनके ऊपर दायित्व उस दायित्व का तो पालन करें। वो दायित्व क्या है? वो दायित्व है कि अपनी सरकार पर अंकुश रखना, उसको भ्रष्ट ना होने देना, उसको निरंकुश ना होने देना। ये उसके अनिवार्य कर्तव्यों में शामिल है। इस कर्तव्य को निभाने के फर्ज को निभाने की तो वो कोशिश करें, अन्यथा वो भी कर्तव्यहीनता के अपराधी साबित होंगे और इतिहास में उनका भी जो ये करनी है ये एक बहुत ही उस रूप में, बहुत कलंकित रूप में इतिहास में वो दर्ज हो जाने वाली है। तो एक बार हम फिर कहते हैं कि चलिए ठीक है कि महेश त्रिवेदी को हम दोषी नहीं ठहराते, लेकिन और बल्कि हम इस बात को धन्यवाद देते कि उन्होंने इस नाते चर्चा की शुरुआत का एक मौका एक अवसर दिया कि जिससे इस बात पर चर्चा हो रही है। और इसका क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर और संघ जो अभी 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और संघ बड़ी नैतिकता की बात करती है, तो उसके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि और क्योंकि उससे मुस्तैदी की अपेक्षाएं एक लोगों की जरूरी है कि जब वो चरित्र के निर्माण की बात कहती, संस्कारित व्यक्ति के निर्माण की बात कहती, तो उसके दायरे में तो ये सारी चीज़ें आती कि लोग ईमानदार हों, लोग जो है लोग सादगी और संयम की जीवन शैली में विश्वास करें, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इन 100 वर्षों की ये जो उनका शताब्दी वर्ष में इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, ये उनसे भी इस बात का मुतालबा किया जाना चाहिए, उनसे भी इस बात का ब्यौरा, उनसे हिसाब किताब मांगा जाना चाहिए। अब ये लोगों पर निर्भर है कि लोग इस रूप में अपनी प्रतिक्रिया को सामने लाते हैं या नहीं लाते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।